हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 टैक्सेशन से सबसे पहला चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में मैं आप सभी को बताऊंगा कि हाउस प्रॉपर्टी है क्या है, ये हाउस प्रॉपर्टी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसको हम कैसे टैक्सेबिलिटी के दायरे के अंदर लेकर आते हैं और इसके लिए हमें कौन कौन से प्रोविजन फॉलो करने वाले हैं वो सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो टैक्स के अंदर दायरा है, जो सबसे पहले चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 में बताया गया है। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट क्लास 12 में कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। मैं यहाँ पर आप सभी को पूरा स्टार्टिंग लेवल से पढ़ाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 12 में सबसे पहला चैप्टर है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये आता है सेक्शन 22 से सेक्शन 27 तक आता है। ठीक है, ये चैप्टर से आपका टोटल 20 मार्क्स का आएगा। टोटल आपका 20 मार्क्स का आएगा। ठीक है, ये चैप्टर से जिसमें से आपका 6 क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स वाला रहेगा और 1 क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स वाला रहेगा। ठीक है, और 1 क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स वाला रहेगा। तो ये तीनों को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 20 मार्क्स। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है क्या, देख लीजिए। सबसे पहले सपोज कर लीजिए मिस्टर ए नाम का एक पर्सन है। ठीक है, उसका जो है एक हाउस है। सपोज कर लीजिए मिस्टर ए नाम का एक पर्सन है, उसके पास हाउस है। वो हाउस जो है बी को रेंट में दे रखा है। रेंट में मीन्स किराए में दे रखा है, भाड़ा में दे रखा है। उसको मिल रहा है 6000 पर मंथ। यहाँ से जो इनकम हो रहा है मिस्टर ए का, उस इनकम को हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये तो पहला था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है क्या। दूसरा हम लोग जो है दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जो है चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए, फुलफिल करने के लिए ये 3 पॉइंट का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट जो है देयर मस्ट बी लैंड एंड बिल्डिंग अपेटेंट देयर टू। तो यहाँ पर इसका बोलने का मतलब होता है कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है दोनों एक साथ रहना चाहिए, तभी उस इनकम को जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। सपोज एक एग्जांपल ले लीजिए, पॉइंट नंबर 1 का एग्जांपल बोल रहे हैं। ठीक है, मिस्टर ए बोल के एक पर्सन है, उसके पास एक बिल्डिंग है, घर है। ठीक है, उसने जो है इस बिल्डिंग को 30,000 पर मंथ में किराए में दे रखा है। ठीक है, ये आपका डोर है और इस साइड आपका गेट हो गया। ठीक है, और बिल्डिंग के ठीक पास उसका एक गार्डन भी है। ठीक है, बिल्डिंग के सामने ही एक गार्डन है। किसी ने मिस्टर ए के पास आके कहा कि हमको आपका बिल्डिंग किराए पर लेना है। तो मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए अब देख रहे हैं कि बिल्डिंग के सामने मेरा गार्डन भी है। ठीक है, तो वैल्यू उसका और अच्छा वैल्यू होगा। ठीक है, तो मिस्टर ए जो बोल रहा है, मिस्टर ए क्या बोल रहा है कि हमको तो पहले 30,000 पर मंथ हमको मिलता था रेंट, अब आप गार्डन भी ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको 5,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, 5,000 गार्डन के लिए आपको रेंट देना पड़ेगा। तो अब इस केस में मिस्टर ए का इनकम कितना हो गया, 35,000। ठीक है, अब जो किराया जो लिया है, अब उसको पार्किंग का भी जरूरत है। ठीक है, तो ये है रोड, गार्डन के ठीक इस पार रोड है। ठीक है, और इस जगह जो है खाली जगह पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो है पार्किंग का स्लॉट है। ठीक है, तो पार्किंग का स्लॉट है, तो यहाँ पर तो ये भी पार्किंग का जगह ले रहा है, तो उसके लिए जो है उसको देना पड़ रहा है 3,000 पर मंथ। तो अब जो है मिस्टर ए का इनकम जो हो गया कितना, 38,000 पर मंथ। तो बताइए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना होना चाहिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है मिस्टर ए के लिए जो है ये 35,000 ही होगा। क्यों 35,000 होगा,
देखिए केस पॉइंट नंबर 1 में ये बात बोला गया है कि देयर मस्ट बी लैंड एंड बिल्डिंग एपोर्टेनेट देयर टू। एपोर्टेनेट मतलब लैंड और बिल्डिंग दोनों एक साथ होना चाहिए, ठीक है, तभी उस इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। तो ये तो था मेरा बिल्डिंग, है ना, और ये था मेरा लैंड। तो देखिए दोनों एक साथ है ना, तो दोनों एक साथ मिला के मेरा इनकम कितना हो रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 35,000, और ये मिस्टर ए को मिलेगा 38,000 पूरा, ठीक है। ये 3,000 जो है, ये 3,000 कहां पे दिखाया जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाया जाएगा, ठीक है, जो कि हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो केस नंबर 1 आपको समझ में आया। अब पॉइंट नंबर 2 देख लीजिए। अब पॉइंट नंबर 2 देख लीजिए, एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो ऐसे जो एसएससी होता है जिसके लिए हम लोग इनकम कैलकुलेट करते हैं, वो जो है हाउस का खुद ओनर होना जरूरी है। तो एक इसका भी एग्जांपल देख लीजिए। सपोज कर लीजिए मिस्टर ए नाम का एक पर्सन है ना। मिस्टर ए ने बी को अपने बिल्डिंग को, घर को किराए में दे रखा है। वहां से उसको मिल रहा है कितना, 30,000 पर मंथ। अब मिस्टर बी क्या कर रहा है, वो दूसरा किसी को भाड़ा में दे रहा है। किसको दे रहा है, सी को भाड़ा में दे रहा है, और सी से कितना मिल रहा है, 40,000 पर मंथ। तो बताइए मिस्टर ए का इनकम कितना होना चाहिए। ऑब्वियसली मिस्टर ए का इनकम जो होगा वो 30,000 होगा, ठीक है। तो मिस्टर ए जो है किसको भाड़ा में दे रहा है, बी को, लेटिंग आउट कर रहा है, ठीक है। और मिस्टर बी जो है सी को सबलेट कर दे रहा है। क्या कर रहा है, सबलेट मतलब किसी और को भाड़ा में दे दे रहा है, ठीक है। ए ने बी को भाड़ा में दिया, लेटिंग आउट किया, तो वहां से मिला 30,000 पर मंथ, और बी जो है सी को भाड़ा में दे रहा है, तो सी से मिल रहा है 40,000 पर मंथ। तो मिस्टर ए के लिए इनकम कितना होना चाहिए, इनकम, तो मिस्टर ए के लिए इनकम कितना हो गया, मिस्टर ए का जो इनकम हुआ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है वो है 30,000 पर मंथ, ठीक है। और मिस्टर बी का जो इनकम हो रहा है वो 40,000 पर मंथ जो हो रहा है, जो सी को दिया है भाड़ा में, रेंट में दिया है 40,000 पर मंथ। मिस्टर बी का जो इनकम हुआ है 40,000 पर मंथ, वो इनकम कौन सा इनकम हो गया, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चले जाएगा, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चले जाएगा। मिस्टर बी का जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चले जाएगा। तो यहाँ पर हमेशा हम लोग देखेंगे कि ओनरशिप किसके हाथ में है। तो मिस्टर ए जो है हाउस का ओनर था, ठीक है। तो इस केस में जो है उसका इनकम को जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा, ठीक है। तो मिस्टर ए के लिए इनकम कितना हो गया, 30,000 पर मंथ। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में ये बात बोला गया था कि एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो एसएससी होता है जिसके लिए हम लोग इनकम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो ए के लिए हम लोग इनकम कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। और ए जो है वो ओनर था, ठीक है, ओनरशिप उसी के अंडर में था, घर उसी का था, बिल्डिंग उसी का था, तो इसीलिए जो है उसका इनकम को जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। 30,000 ए के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा, और बी का जो इनकम होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चले जाएगा 40,000, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अब केस नंबर 3 देख लीजिए। एसएससी मस्ट नॉट यूज द प्रॉपर्टी फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 का एग्जांपल देख लीजिए। मिस्टर ए बोल के एक पर्सन है, ठीक है, उसका हाउस है, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी है। वो जो है अपना घर को जो है, अपना बिल्डिंग को जो है अपने आप को ही भाड़ा में दे दिया। अपने आप को भाड़ा में दे दिया मतलब उसका बिजनेस है, तो वो अपने ही फर्म को, ए बोल के एक फर्म है, वो अपने फर्म को ही भाड़ा में दे दिया है, ठीक है, 30,000 पर मंथ में। तो आप बताइए कि इसका मिस्टर ए का इनकम कितना होना चाहिए, 30,000 पर मंथ। तो क्या ये मिस्टर ए के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा? जी नहीं, क्योंकि पॉइंट नंबर 3 में ये वाला बात बोला गया है कि एसएससी मस्ट नॉट यूज द प्रॉपर्टी फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन। जो एसएससी होता है वो, तो यहाँ पर बोल दिया गया पॉइंट नंबर 3 में कि एसएससी मस्ट नॉट यूज द प्रॉपर्टी फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन। अपना खुद का बिजनेस या प्रोफेशन के लिए अगर एसएससी यूज करता है तो उस केस में जो है उसका इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। तो ये कौन सा इनकम चले जाएगा, ये 30,000 मिस्टर ए का जो इनकम होगा वो कौन सा इनकम फिर हो जाएगा, PGBP, ठीक है। ये प्रॉफिट गेन एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन में ये इनकम आता है, तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। तो ये तो पूरा
3 पॉइंट था, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये देख लीजिए आप लोग। तो ये है पूरा फुल डिटेल फॉर्मेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर राम। यहाँ पर हम राम इसलिए लिखे हैं आप लोग को समझाने के लिए, क्वेश्चन में जिसका हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे वहां पर उस टाइम वो नाम देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे ए रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-2024 रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 2022-2023। फिर लेफ्ट हैंड साइड में लिखिएगा पर्टिकुलर्स, रुपीस का साइन, फिर यहाँ पे रुपीस का साइन। तो सबसे पहले आता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से हम लोग लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स पेड। म्युनिसिपल टैक्स पेड सिर्फ जब ओनर पेड करेगा उसी का यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। बहुत सा ओनर जो है बहुत चालाक होता है, वो टेनेंट से पेड करवा देता है म्युनिसिपल टैक्स। तो उस केस में जो है टेनेंट का म्युनिसिपल टैक्स पेड यहाँ पे नहीं आएगा, सिर्फ ओनर का आएगा। जो ओनर जिसका हाउस है उसी का यहाँ पे टैक्स पेड जो है लेस किया जाएगा। तो लेस करने के बाद हम लोग का आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू से कुछ डिडक्शन होते हैं, वो लेस करेंगे हम लोग डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ठीक है। अंडर सेक्शन 24 में सबसे पहला डिडक्शन जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी। जो एनएवी हम लोग का आएगा, ये नेट एनुअल वैल्यू जो आएगा इसी का 30% जो है माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है इंटरेस्ट ऑन लोन अगर दिया हुआ रहा तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी जो है माइनस होगा, ठीक है। माइनस करके यहाँ लिख दीजिए, ये दोनों को जोड़ के फिर माइनस फिर यहाँ लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद जो है इसको माइनस कर दीजिएगा। तो माइनस करने के बाद जो आएगा वो मेरा क्या निकल जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम लोग आज सीखेंगे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो हम लोग को मेन चीज इसमें जो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू और इंटरेस्ट ऑन लोन का कैसे निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है वो सीखना। बाकी सब आप लोग के लिए इजी है, ठीक है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। तो पहले इस फॉर्मेट को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का सबसे इजी तरीका देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं स्टेप भी बताऊंगा कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो एक एग्जांपल बता रहा हूं, देख लीजिए पहले उसको। तो देखिए इसका एक तरीका होता है, इसको हम लोग ऐसे करके निकाल लेंगे, हाई लो हाई। अब ये हाई लो हाई क्या है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो देखिए क्वेश्चन में हमेशा म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ये है म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट। सपोज कर लीजिए म्युनिसिपल वैल्यू जो है 1000 दिया हुआ है, फेयर रेंट 1200 दिया हुआ और स्टैंडर्ड रेंट 1000 दिया हुआ है और एक्चुअल रेंट जो है एक्चुअल रेंट रिसीव जो है वो 1600 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है, हाई लो हाई। तो सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे म्युनिसिपल वैल्यू को फेयर रेंट से। तो देखिए ये दोनों में से बड़ा कौन सा है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में बड़ा कौन है, ये दोनों में। तो ये दोनों में हाई कौन है, फेयर रेंट। तो फेयर रेंट को लेंगे, है ना। तो फेयर रेंट आएगा पहला स्टेप में, ठीक है। हाई ये है, फेयर रेंट आएगा। अब देखिए लो देखेंगे, है ना। तो देखिए फेयर रेंट को अब कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। तो देखिए फेयर रेंट मेरा कितना है 1200, है ना, और स्टैंडर्ड रेंट जो है मेरा 1000, ठीक है। तो ये दोनों में से लो कौन सा है, स्टैंडर्ड रेंट है या फेयर रेंट है। तो स्टैंडर्ड रेंट है, तो अब इसको लेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट को लेंगे यानी कि 1000 लेंगे, ठीक है। तो इसको लेंगे 1000 को लेंगे। अब उसके बाद जो है तो 1000 को लेंगे। अब ये 1000 को जो है कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, एक्चुअल रेंट रिसीव से। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख के रखे हैं, हाई, है ना। तो इन दोनों में से हाई कौन सा है आपका 1600। तो 1600 जो है आपका क्या निकल जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। समझ में आया। फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को हमेशा देखेंगे ये दोनों में से ज्यादा कौन सा है, ठीक है। जो ज्यादा रहेगा उसको ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फेयर रेंट ज्यादा है, फेयर रेंट को ले लिया। अब फेयर रेंट को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में से लो कौन सा है, ठीक है। तो लो कौन सा है मेरा, ये 1000 है, स्टैंडर्ड रेंट है।
अब लो निकल गया, तीसरा इसमें क्या लिखे हैं, हाई, है ना। तो अब स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव से, है ना। तो देखिए इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, आपका 1600 ज्यादा है, तो ये मेरा फाइनल स्टेप में निकल जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, फाइनल स्टेप में ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल जाएगा। तो ये तो था, मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझाया। इसके लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ता है वो मैं स्टेप भी बताने जा रहा हूं, और उसके बाद जो है सम्स भी कराएंगे। ठीक है, तो ये है ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का तरीका। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो वो क्या क्या स्टेप है पहले आप लोग देख लीजिए। तो स्टेप 1 में हम लोग को म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में कंपेयर करके देखना पड़ेगा। तो सपोज कर लीजिए म्युनिसिपल वैल्यू है 1000 और फेयर रेंट है 2000, तो इन दोनों में से जो ज्यादा रहेगा उसको लिया जाएगा, यानी 2000 को लिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर किया जाएगा। तो स्टैंडर्ड रेंट जो है 3000, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेंट सपोज कर लीजिए 3000, तो उन दोनों में से जो लो रहेगा उसको यहाँ पे हम लोग को लेना पड़ेगा। स्टेप 2 में जो है रेंट रिसीवेबल आफ्टर डिडक्टिंग अनरियलाइज्ड रेंट बट बिफोर एडजस्टिंग लॉस ड्यू टू वैकेंसी। यहाँ पर बोलने का मतलब ये है कि जितना रेंट रिसीव हुआ उससे माइनस कर देंगे अनरियलाइज रेंट, यानी कि जो रेंट नहीं मिला है। ठीक है, ठीक है, जो रेंट नहीं मिला है वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पर अमाउंट को, तो स्टेप 3 में हम लोग को दिखाना पड़ेगा जो इसमें से ज्यादा रहेगा वो स्टेप 3 में हम लोग लिख देंगे। ठीक है, और स्टेप 4 में लॉस ड्यू टू वैकेंसी। सपोज कर लीजिए 12 महीना में 10 महीना टेनेंट रहा और 2 महीना जो है घर खाली रहा, तो वैकेंसी वैकेंट रहा मतलब खाली रहा, तो उस केस में जो है स्टेप 4 में वो माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद जो आएगा, तो स्टेप 3 से स्टेप 4 को माइनस करेंगे तो मेरा निकल जाएगा क्या, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो अब एक बार आप लोग एक सम्स देख लीजिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाला जाता है, तो और भी बहुत इजी वे में आपको समझ में आएगा। Sri Anil Basu is the owner of house property at Subhas Nagar. Municipal value of this property rupees 60,000, fair rent rupees 55,000, standard rate rupees 70,000, rent received rupees 75,000, unrealized rent rupees 5,000. Compute the gross annual value of house property for the assessment year 2017-18 relating to the previous year 2016-17. तो यहाँ पर देखिए क्या निकालने बोल रहा है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू श्री अनिल बासु का निकालने के लिए बोल रहा है। तो देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर में लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑफ श्री अनिल बासु ए रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 2017-18 रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 2016-17। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दिया हुआ है और स्टैंडर्ड रेंट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग म्युनिसिपल वैल्यू को फेयर रेंट से कंपेयर करेंगे। तो देखिए म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 60,000 और फेयर रेंट कितना दिया हुआ है 55,000। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 में लिखेंगे। ठीक है, तो म्युनिसिपल वैल्यू सबसे पहले लिख दीजिए। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है 60,000 और फेयर रेंट कितना दिया हुआ है 55,000। ठीक है, तो देखिए हम पहले स्टेप में बताए थे कि म्युनिसिपल वैल्यू को और फेयर रेंट से कंपेयर करेंगे। तो देखिए इन दोनों में से हाई कौन सा है, तो देखिए म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में ये दोनों में से सबसे ज्यादा कौन सा है, म्युनिसिपल वैल्यू 60,000 है ना। अब देखिए क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट भी दिया हुआ है 70,000। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेंट को म्युनिसिपल वैल्यू से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि इन दोनों में स्टैंडर्ड रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में लो कौन सा है। ठीक है, तो लो कौन सा है, ये है म्युनिसिपल वैल्यू 60,000। तो यही जो है मेरा बाहर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 60,000 यहाँ पे लिख दीजिए और नीचे में लिख दीजिए विच एवर इज हायर that will be taken as reasonable expected rent, taken as reasonable expected rent under section 23(1)(a) subject to maximum of स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है,
तो स्टैंडर्ड रेंट कितना था 70,000। ठीक है, तो पहला स्टेप में हम लोग हमेशा देखेंगे कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में सबसे ज्यादा कौन सा है। तो देखिए म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में ज्यादा कौन सा है 60,000 म्युनिसिपल वैल्यू। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, उन दोनों में से जो सबसे लो रहेगा उसको लिया जाएगा। तो देखिए स्टैंडर्ड रेंट था 70,000 और म्युनिसिपल वैल्यू था 60,000, तो 60,000 को ही हम लोग को लेना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप 2 में हम लोग फिर लिखे स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या आएगा आपका रेंट रिसीव। ठीक है, स्टेप 2 में लिखिए रेंट रिसीव। ठीक है, तो रेंट रिसीव कितना हुआ साल के दौरान, ये क्वेश्चन में दिया हुआ 75,000 और अनरियलाइज रेंट भी दिया हुआ है ना 5,000 रेंट जो है वो नहीं मिला है। तो ब्रैकेट में दिखाइए 75,000 माइनस 5,000। ठीक है, इसको बाहर लिख दीजिए 70,000। ठीक है, तो ये तो था स्टेप 2। अब स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं ठीक है कि इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है। तो विच एवर इज हायर ऑफ स्टेप 1 and 2 that will be taken as ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर देखिए घर जो है खाली नहीं है, वैकेंट नहीं है। वैकेंट अगर रहेगा तो वो माइनस हो जाएगा, तब जाके हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर घर कोई भी महीना खाली नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए जो है लास्ट में हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लिए। तो स्टेप 3 में क्या करेंगे हम लोग देखेंगे, कंपेयर करेंगे स्टेप 1 और स्टेप 2 से कि इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है। तो ज्यादा कौन सा है आपका 70,000। तो 70,000 को जो है तो स्टेप 3 में क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, स्टेप 1 और स्टेप 2 को कंपेयर करके देखेंगे कि दोनों में से ज्यादा कौन सा है। ठीक है, दोनों में से जो ज्यादा रहेगा वो मेरा निकल जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। देखिए ये क्वेश्चन में जो है वैकेंट नहीं दिया होता है ना कि घर कितना महीना खाली है। अगर वैकेंट दिया हुआ रहेगा तो उसको जो है माइनस करके दिखाएंगे, तब जाके मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो है तो देखिए इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है आपका स्टेप 2 है 70,000। तो यही 70,000 जो है मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल गया। अब उम्मीद है कि ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का तरीका आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, मैं आप सभी को रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।